हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। आज ये हमारी 32वीं क्लास है। 32वीं क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भौतिक भूगोल, क्योंकि हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो हमारा भूगोल चल रहा है। भूगोल में हम विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व भूगोल में जो आज के हमारे टेस्ट में टॉपिक रहेगा वह रहेगा भौतिक भूगोल एवं स्थलमंडल। भौतिक भूगोल एवं स्थलमंडल से संबंधित जो हमारी टेस्ट सीरीज होती है उसमें जो 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 में से यहाँ पे हम 20 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। अच्छी क्लास आप लोगों की होने वाली है, इसलिए इस क्लास को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। क्लास की संख्या डेली बढ़नी चाहिए। कल जो क्लास की संख्या वहाँ डेली कम हो रही है, तो क्लास की संख्या डेली बढ़ाते रहिए। आपको इसके लिए अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना होगा। तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है जिसका डिस्कशन अभी आप देख रहे हो। अगर आप 2020 के प्री की तैयारी कर रहे हो और न्यू सिलेबस के अनुसार तैयारी करना चाहते हो, टाइम से या समय से अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए, क्योंकि सब्जेक्टिव टेस्ट भी इसमें होंगे और आपके एफएलटी भी होंगे। तो अभी इसमें जो आपके सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज टेस्ट चल रहे हैं, इसके अंदर टोटल आपकी 24 आपको एफएलटी देने को मिलेगी। 125 टोटल टेस्ट होंगे। 7,500 एमसीक्यूज की आप पेपर तक प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो आप अगर हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ये टेस्ट सीरीज आपको 499 रुपए में प्राप्त होगी। आपको ये जो टेस्ट सीरीज है कहाँ पे मिलेगी? आप प्ले स्टोर से एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड कीजिए। एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड करोगे, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज परचेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। हमारे नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है 2020 के न्यू सिलेबस के अनुसार। ये नोट्स आपके घर 999 रुपए में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ये नोट्स आपके घर 3 दिन के अंदर डिलीवर कर दिए जाएंगे। और जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए उन लोगों के लिए स्पेशल यहाँ पे 100 रुपए का डिस्काउंट है। वो हमारी टेस्ट सीरीज 399 रुपए में परचेज कर सकते हैं। ये हमारे टॉपर्स है। आज की टेस्ट के टॉपर्स का नाम बताने का एकमात्र उद्देश्य है कि आप जितने भी लोग हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं सभी लोग ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, ताकि आप अपना अच्छे से मूल्यांकन कर पाए। यहाँ पे जो फर्स्ट रैंकर है उनका नाम है अदिति अग्रवाल जी। इन्होंने 40 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन आज ठीक किए हैं। फर्स्ट रैंक पे आज अदिति अग्रवाल जी है। सेकंड रैंकर की हम बात करें तो सीमा जी, इन्होंने 39 क्वेश्चन ठीक किए। थर्ड रैंक पे आपके आशीष विजयवाल जी, इन्होंने 38 क्वेश्चन ठीक किए। फोर्थ नंबर पे आपके पवन प्रजापति जी, इन्होंने 37 क्वेश्चन ठीक किए। फिफ्थ नंबर पे आपके बलराम जी, इन्होंने 34 क्वेश्चन ठीक किए। इन पांचों टॉपर्स को हमारी एग्जाम गुरुजी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। जितने भी लोग हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं, मैं कहूंगा कि आप सभी को टेस्ट देना चाहिए। अगर आप अभी टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? ये बहुत अच्छा आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार इससे भी संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं। यहाँ पर भी आपसे उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये जो क्वेश्चन है इसका नाम है आपका फ्रांस और स्पेन। आप जो फ्रांस और स्पेन है इसके बीच में सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो अगर हम यहाँ पे उस पर्वत के बारे में जाने कि उस पर्वत का नाम क्या है, तो उस पर्वत का नाम है आपका क्या? पिरेनीज पर्वत। ये जो आपका पेरेनीज पर्वत है, ये जो पेरिनीज पर्वत है आपका, ये जो पर्वत है ये फ्रांस और स्पेन दोनों के बीच क्या करता है? आपका सीमा बनाता है। फ्रांस के बीच में और किसके बीच में आपका? तो ये सीमा बनाएगा किसके बीच में? आपके स्पेन के बीच में। इस प्रेनीज पर्वत के बारे में ये भी कहा जाता है, जो आपका इबेरिया प्रायद्वीप है उसको ये यूरोप से क्या करता है? आपका अलग करता है। इबेरिया प्रायद्वीप को यूरोप से अलग करने वाले पर्वत का नाम भी प्रेनीज पर्वत है। और फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने पर्वत का नाम बताइए, तो उसका भी जो नाम होगा वो होगा आपका क्या? प्रेनीज पर्वत। तो जिन लोगों ने इसका आंसर यहाँ पे डी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपकी स्क्रीन पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है इसमें आपको 2 सूचियां दिख रही है। एक साइड आपके पर्वतों के नाम लिखे और दूसरी साइड उस पर्वत के प्रकार के बारे में बताना है कि इसका प्रकार कौन सा होगा। क्योंकि जब आप पर्वत पठार और मैदान पढ़ते हो तो उसमें पर्वत कई प्रकार के होते हैं। आपको बलित पर्वत पढ़ाए जाते हैं, ब्लॉक पर्वत पढ़ाए जाते हैं, अवशिष्ट पर्वत पढ़ाए जाते हैं, भ्रंशोत पर्वत पढ़ाए जाते हैं, ज्वालामुखी पर्वत पढ़ाए जाते हैं। ऐसे कई सारे पर्वतों का नाम आप पेपर में पढ़ते हो। उसी में से एक पर्वत का नाम यहाँ पे कुछ पर्वतों के नाम है। जैसे आल्पास को आप कैसे पर्वत की श्रेणी में रखते हो? जो सियरा नेवदा है उसको कैसे पर्वत की श्रेणी में रखते हो? जो बिंद पर्वत है उसे कौन से पर्वत की श्रेणी में रखते हो? और जो फ्यूजियामा
है उसे आप कौन से पर्वत की श्रेणी में रखते हो। तो जल्दी आप सभी लोग कमेंट करके बताइए आपका आंसर इसमें क्या होगा, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से आपका एक ऑप्शन सही होगा। तो जल्दी आप सभी लोग कमेंट करके आंसर दीजिए। कई लोग के आंसर यहाँ पे डी लिखा है, किसी ने आंसर बी लिखा है। तो आप सभी लोग आंसर दीजिए। अब मैं आपको इन पर्वतों के बारे में बताता हूँ कि कौन सा पर्वत क्या है। सबसे पहली बात करेंगे हम जिस पर्वत की, उस पर्वत का नाम है आपका क्या, आल्पस पर्वत। पहला पर्वत है आपका आल्पस। आल्पस के बाद दूसरा जो पर्वत है उसका नाम है आपका क्या, सियरा नेवदा। ध्यान रखिएगा, सियरा नेवदा ये आपका दूसरा पर्वत है। तीसरे पर्वत की अगर हम बात करें उसका नाम है आपका क्या, फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ये आपका तीसरा पर्वत है। और थर्ड नंबर पे आपका विंध्य है। और फोर्थ नंबर पे जो पर्वत है उसका नाम है आपका क्या, फ्यूजियामा। अगर हम इन पर्वतों के बारे में देखें कि इन पर्वतों की क्या क्या विशेषता और क्या क्या आपके किस प्रकार के पर्वत है, तो ध्यान रखिएगा ये जो आल्पस पर्वत है ये आपके यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है, यूरोप महाद्वीप। और ये पर्वत कैसा है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में कहा जाता है बलित पर्वत है। आप वर्तमान में जितने भी बड़े पर्वत देखोगे, रॉकीज, एंडीज, हिमालय, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और आल्पस, ये सब के सब कौन से पर्वत में आते हैं, तो ये पर्वत में आते हैं आपके क्या, बलित पर्वत। अगर आप विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वतों की श्रेणी भी देखोगे तो जितने भी ऊंचे पर्वत मिलेंगे आपको, सब के सब किस श्रेणी के पर्वत मिलेंगे आपको, बलित पर्वत। तो ध्यान रखिएगा आल्पस पर्वत यूरोप के बीच है, ये एक बलित पर्वत है, ध्यान रखिए। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, अगर उसका भी नाम आपसे पूछा जाए तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है आपका क्या, माउंट ब्लैक। ये जो माउंट ब्लैक चोटी है किस देश के अंदर अंतर्गत आती है, उस देश का नाम है आपका क्या, फ्रांस। तो आपको आल्पस पर्वत के बारे में पता चला है कि आल्पस कैसा पर्वत है। तो आल्पस एक आपका कैसा पर्वत होगा, आपका बलित पर्वत। तो यहाँ पे ए का जो आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा, सी या 3 इसका आंसर। अब हम दूसरे पर्वत की बात करें तो दूसरा आपका सियरा नेवदा। ध्यान रखिएगा ये जो सियरा नेवदा है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आने वाला पर्वत है। और इसके बारे में कहा जाता है आपका भ्रंश। भ्रंश मतलब जमीन के अंदर का जो भाग है वो ऊपर उठ गया, इससे आपके भ्रंशोस पर्वत का क्या हुआ, आपका निर्माण हुआ। तो जो सियरा नेवदा जो यूएसए वाला है ये कैसा है आपका, ये भ्रंशोस पर्वत है। अगर हम बात करें फिर विंध्य पर्वत, आप मध्य भारत या मध्य प्रदेश में जो देखते हो सतपुड़ा, और सतपुड़ा के ऊपर जो पर्वत आता है उसका नाम है विंध्याचल। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में जो नदी बहती है उस नदी का नाम है आपकी नर्मदा। तो ध्यान रखिए जो विंध्य पर्वत है ये एक अवशिष्ट पर्वत है, ये बात आपको पता होना चाहिए। विंध्य पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है, जबकि जो सतपुड़ा पर्वत है इसके बारे में बोला जाता है कि ये ब्लॉक पर्वत है। लेकिन यहाँ पे सतपुड़ा ऑप्शन में नहीं पूछा, पर फिर भी मैंने बता दिया कि सतपुड़ा कैसा पर्वत है। तो सतपुड़ा ये जो पर्वत है वो है आपका कौन सा, ब्लॉक पर्वत। अगर हम फ्यूजियामा की बात करें तो फ्यूजियामा आता है आपका कहाँ पे, तो ये आता है आपका कहाँ पे, जापान में। और ये जो फ्यूजियामा है ये ज्वालामुखी का नाम है। जब आप ज्वालामुखी पढ़ते हो तो आपको कई सारे देश में स्थित ज्वालामुखियों के नाम याद रखने होते हैं कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर है, उसी में आपको एक फ्यूजियामा ज्वालामुखी का नाम भी आता है। तो जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी आता है ये कहाँ पे आता है, आपके जापान में। तो ये भी आपका कैसा पर्वत हो जाएगा, तो ये पर्वत हो जाएगा आपका कौन सा, ज्वालामुखी पर्वत। अब आपको सब कुछ पता चल चुका है, सियरा नेवदा के बारे में पता चल चुका है कि आपका कैसा है, भ्रंशोस पर्वत। तो दूसरे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। विंध्य के बारे में आपको पता चल चुका है कि विंध्य कैसा है आपका, तो विंध्य जो पर्वत है वो कौन सा है आपका, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, अवशिष्ट पर्वत। तो आपको 3, 1, 4, 2 ये इसका आंसर सही होगा। आप विकल्प में देख लीजिए कि 3, 1, 4, 2 इसका आंसर क्या है। तो 3, 1, 4, 2 जो आंसर दिया है वो किसका दिया है, तो वो दिया है आपके यहाँ पे बी विकल्प का। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, बी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 अब आपकी स्क्रीन पर। इसका आंसर आपको बताना है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर स्थित है। ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के बारे में आपसे पूछा है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर है। अगर हम ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के बारे में देखें कि ब्लैक फॉरेस्ट, क्योंकि आपको 2 पर्वतों के नाम जरूर, वैसे सारे पर्वत के नाम याद रखना चाहिए लेकिन कुछ चीजें मैं यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट आपको बताता रहता हूँ। एक जो पर्वत है उसका नाम है आपका क्या, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, एक पर्वत ब्लैक फॉरेस्ट। और दूसरा जो पर्वत है उस पर्वत का नाम है आपका क्या, बासजेस। ये जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत पड़ता है ये पड़ता है आपका कौन से देश में, उस देश का नाम है आपका जर्मनी। और जो बासजेस पर्वत है ये कहाँ पर है आपका, तो ये आपका कहाँ पे, फ्रांस के बीच। और ब्लैक फॉरेस्ट और बासजेस दोनों के बीच में एक नदी की भ्रंश घाटी निर्मित है, उस नदी का नाम है आपका क्या, राइन नदी की भ्रंश घाटी। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि राइन नदी की भ्रंश घाटी किन 2 पर्वतों के बीच में है, तो एक पर्वत है आपका ब्लैक फॉरेस्ट, दूसरा पर्वत है आपका कौन सा, बासजेस।
ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आपका जर्मनी में लगता है, और बासजेत पर्वत कहाँ पे आता है आपका, तो जो बासजेत पर्वत आता है ये कहाँ पे आता है आपका, फ्रांस में। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा गया है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में है, तो जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आता है ये कहाँ पे आता है आपका, जर्मनी में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, जर्मनी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 अब आपकी स्क्रीन पर, विश्व की निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कोड का उत्तर का सही चयन कीजिए। आपको विश्व की सबसे लंबी पर्वतमालाओं को उनके घटते क्रम में जमाना है। यहाँ पर आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, लंबी और ऊंची में अंतर है। मैंने आपसे सबसे ऊंची पर्वतमाला नहीं पूछी है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला पूछी है। इसी से संबंधित पीएससी ने 2014 में भी एक क्वेश्चन पूछा था, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या था और किस प्रकार से उस क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा गया था। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे अगर विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला की बात करूं तो जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम है उसका नाम है कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज, लेकिन सिर्फ शॉर्ट में हम उसे नाम बोल देते हैं, उसका नाम है आपका क्या, एंडीज। एंडीज के बाद दूसरे नंबर पे जो आती है वो आती है आपकी कौन सी, रॉकी, और रॉकी के बाद थर्ड नंबर पे आती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर है जिसका नाम है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये आपकी थर्ड नंबर की सबसे लंबी पर्वतमाला है, और जो फोर्थ नंबर पे आता है उसका नाम है आपका क्या, हिमालय। तो ये चारों आपको पता होना चाहिए। ये सबसे लंबी पर्वतमाला के बारे में इनका सही क्रम था, एंडीज, रॉकीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और हिमालय। ये सब के सब कैसे पर्वत है आपके, तो ये सब के सब कैसे पर्वत की श्रेणी में आते हैं, आपके बलित पर्वत की श्रेणी में। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची, यहाँ पे मैंने सबसे लंबी बोला था, अब यहाँ पे हम सबसे ऊंची पर्वतमाला की बात कर रहे हैं कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है। तो जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, आपको ये भी पता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, जिसे नेपाल में हम सागर माता के नाम से जानते हैं, और जो आपका तिब्बत है उसे कोमोलुंगमा बोलते हैं। बाकी संपूर्ण विश्व से आपके माउंट एवरेस्ट के नाम से जानता है। तो सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी आपकी, उसका नाम है आपका क्या, हिमालय। आपको इसमें सबसे लंबी पर्वतमाला को सही क्रम में जमाना था, तो सबसे लंबी पर्वतमाला में सबसे फर्स्ट पे आ जाएगा आपका कौन सा, एंडीज। नंबर 1 पे आपका एंडीज, दूसरे पे आपका रॉकी, रॉकी इसमें लिखा आपका फोर्थ नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका रॉकी। फिर तीसरे पे लिखा आपका ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, आ जाएगा दूसरे पे, और फिर आ जाएगा आपका कौन सा, तीसरे पे। 1 4 2 3, तो 1 4 2 3 इसका सही आंसर होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, बी। तो क्वेश्चन 4 का आंसर जिन भी लोगों ने बी लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, सबसे ऊंची और सबसे लंबी पर्वतमाला के बारे में, कि सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी होगी और सबसे लंबी पर्वतमाला आपकी यहाँ पर कौन सी होगी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन है आपकी, संसार की छत किसे कहा जाता है। अब यहाँ पे आपसे संसार की छत के बारे में पूछा है, और एक और बात ध्यान रखिएगा, इसके बारे में ये भी पूछा जाता है कि आपका एक कैसा पर्वत है, गिरिपदीय है या आपका सागर तटीय, ऐसे कुछ पर्वतों के, सॉरी पठार, क्योंकि पर्वत नहीं सॉरी पठार है, उसमें से पठार के जब प्रकार पढ़ते हो तो उसमें कई प्रकार के पठार आपको पढ़ने को मिलते हैं, उसी में आपका एक गिरिपदीय प्रकार का पठार आता है। यहाँ पे मैंने पूछा है कि संसार की छत हम किस पठार को बोलते हैं, तो जो संसार की छत बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, उस पठार का जो नाम है उसका नाम है आपका क्या, पामीर का पठार। ये जो पामीर का पठार है, इसी पठार को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम तिब्बत का पठार। तो पामीर का पठार अर्थात तिब्बत का पठार, इसे हम संसार की छत बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये आपका एक गिरिपदीय पठार है। गिरिपदीय पठार का मतलब क्या होता है, दो पर्वतों के बीच में स्थित पठार है आपका ये। तो यहाँ पर आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि संसार की छत, तो यहाँ पे रूफ ऑफ द जो वर्ल्ड बोला जाता है वो बोला जाता है आपकी पामीर की पठार या तिब्बत के पठार को। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा वो होगा आपका क्या, पामीर का पठार। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 अब आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अगर 2017 का प्री का पेपर देखोगे तो 2017 के प्री के पेपर में इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे भी थे। क्योंकि जब आप स्थल मंडल पढ़ते हो भूगोल में, तो उसमें आप स्थलाकृति का जो भूगोल पढ़ते हो, तो स्थलाकृति में आपको नदी द्वारा निर्मित स्थलीय आकृति पूछी जाती है, हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति
पूछी जाती है, भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृति पूछी जाती है, पवन द्वारा निर्मित पूछी जाती है आपकी, और सागरीय तरंगों या सागरीय जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृति। इन 4-5 स्थलाकृतियों के बारे में मुझे मेरी एक पर्सनल आप लोगों के लिए सलाह है कि आपको जरूर ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेंस में भी आपको ये पढ़ना है और प्री में भी पढ़ना है। क्योंकि अगर आप 2017 का प्री देखोगे तो जब भूगोल से क्वेश्चन पूछे गए थे तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके इन्हीं स्थलाकृतियों से आए थे। उन्हीं में से मैंने यहाँ पे इन्हीं चारों में से आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि वी आकार की घाटी का निर्माण किससे होता है, या वी आकार की घाटी इनमें से किसके द्वारा बनाई जाती है, हिमानी के द्वारा, समुद्री लहर के द्वारा, पवन के द्वारा या नदी के द्वारा। अगर हम यहाँ पे बी आकार की घाटी के बारे में जाने, क्योंकि कुछ आकृति में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपकी वी आकार की घाटी, फिर आपकी यू आकार की घाटी, फिर आपका जो आपका अगला भाग है उसका नाम है आपका क्या, गार्ज। गार्ज के बाद जो आएगा आपका क्या, केनियन। गार्ज, केनियन। केनियन के बाद क्या आ जाएगा आपका, जलप्रपात। जलप्रपात के बाद आपका उसका नाम आएगा आपका प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध के बाद आपके बाढ़ का मैदान। ये आपकी कुछ स्थलाकृतियां हैं। एक जो भाग है उसका नाम है आपका क्या, बाढ़ का मैदान। अब ये जो सारी स्थलाकृति का जो निर्माण किया जाता है वहां किसके द्वारा किया जाता है, तो कुछ चीजों से आपको पता ही चल चुका होगा। गार्ज, केनियन, जलप्रपात, प्राकृतिक तटबंध और बाढ़ का मैदान, ये सभी जो आकृति निर्मित होती है वहां किसके द्वारा होती है, आपकी नदी के द्वारा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, नदी। तो वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, गार्ज, केनियन, जलप्रपात, नदी विसर्प, संप्राय मैदान, संरचनात्मक सोपान, प्राकृतिक तटबंध और बाढ़ का मैदान, ये सभी जो स्थलाकृति निर्मित की जाती है वहां किसके द्वारा की जाती है, आपके नदी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, नदी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पवन आपको आंसर शो हो रहा है, पवन नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका किसके द्वारा, नदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है। ये जो टेस्ट सीरीज है आपको 499 रुपए में एग्जाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएगी। आपने अगर हमारे नोट्स परचेज किए तो आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज 399 रुपए में प्राप्त होगी। आपको प्ले स्टोर से एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड करना होगा, वहां पे आप जाके हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि ये जो मरुस्थल है ये आपने देखा है इन 4 प्रकार के मरुस्थलों में से कौन सा ऐसा मरुस्थल है जो आपके दक्षिणी गोलार्ध में आपको स्थित मिलेगा। अगर हम उस मरुस्थल के बारे में जाने कि उस मरुस्थल का नाम क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, कालाहारी मरुस्थल। क्योंकि अगर आपने कालाहारी मरुस्थल के बारे में देखा होगा, जो आपका बोत्सवाना आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, बोत्सवाना और जो दक्षिण अफ्रीका है, इन दोनों 2 से 1-2 देश और इसके आसपास होंगे। तो बोत्सवाना एक जो देश है उसका नाम है आपका क्या, दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका के बाद एक और जो देश है उसका नाम है आपका क्या, नामीबिया। इन तीनों देशों से इस कालाहारी मरुस्थल की क्या लगती है, आपकी सीमा लगती है। तो बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और जो नामीबिया, इन तीनों से सीमा लगती है। और आप ये जानते हो दक्षिण अफ्रीका से ही आपको पता है अफ्रीका महाद्वीप के जो दक्षिण वाला हिस्सा आता है वहां पे आता है आपका क्या, तो वहां पे आता है आपका क्या, दक्षिण अफ्रीका। तो स्वाभाविक बात है कि जो कालाहारी मरुस्थल होगा वो कौन से गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में। वो भी आपको पता ही है, हम भारत वाले जो गोभी पता है वो भी आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध में, चिही आहुआन भी पता है कि उत्तरी गोलार्ध में, सहारा भी आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन जो आपका कालाहारी मरुस्थल है ये ध्यान रखिएगा, ये उत्तरी गोलार्ध में नहीं है। कालाहारी मरुस्थल जो आता है वो आता है आपका कौन से गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। अब आपकी स्क्रीन पर दस्त-ए-लूट अवस्थित है। ये भी आपका मरुस्थल से ही संबंधित क्वेश्चन है। जो पेपर में जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन रखे गए, ना तो ज्यादा टफ ना ही आपके लिए ज्यादा सरल, क्योंकि पेपर जो आता है वो मीडियम प्रकार के क्वेश्चन में आता है। आपने इस बार का पेपर भी 2019 का देखा होगा, जिन लोगों ने ज्यादा पढ़ाई की उन लोगों के लिए सबके लिए लॉस हुआ। आप इसीलिए मध्यम मार्ग का सिद्धांत अपनाइए, और मध्यम मार्ग का सिद्धांत ही सबसे सफल सिद्धांत माना जाता है। तो यहाँ पे भी जो आपको क्वेश्चन में सिद्धांत देखने को वो मिलेगा वो भी आपका कौन सा है, मध्यम मार्ग का। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि दस्त-ए-लूट कहाँ पर अवस्थित है। आपने पढ़ा है दस्त-ए-लूट और दस्त-ए-कबीर, इन दोनों सिद्धांत, ये दोनों मरुस्थल जो स्थित है ये कहाँ कहाँ पर आते हैं आपके। एक जो मरुस्थल है उसका नाम है दस्त-ए-लूट, और जो दूसरा मरुस्थल है उसका नाम है आपका क्या, दस्त-ए-कबीर।
दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर, ये मरुस्थल दोनों ध्यान रखिएगा कहाँ पे आते हैं आपके, तो ये दोनों जो मरुस्थल आते हैं उसका नाम है आपका क्या, ईरान। दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर दोनों मरुस्थल कहाँ पे आपके, तो दोनों मरुस्थल कहाँ पे आपके, ईरान में। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका आंसर आपको पता चल चुका है, 8 का आंसर ईरान होगा। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे आप मुझे बताइए कि जो आपके फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है, हडसन, सीन, मॉस्को या बुडापेस्ट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है कि जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहां कौन सी नदी के तट पर स्थित है, उस नदी का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वो जो जिस नदी के तट पर स्थित है उस नदी का नाम है आपकी कौन सी नदी, आपकी शीन नदी। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा आपका क्या, बी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, विश्व के या सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है, सर्वाधिक तटीय रेखा वाला देश कौन सा है। और आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे कमेंट करके आंसर देना, सर्वाधिक देशों से सीमा साझा करने वाले देश का नाम। आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना, एक तो आपको देना सबसे बड़ी तटीय रेखा वाले देश का नाम, और सर्वाधिक सीमा किस देश से किसी दूसरे देश की लगती है, सर्वाधिक देशों की सीमा को छूने वाला देश कौन सा है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पर देखें कि सबसे बड़ी तटीय रेखा वाले, तो यहाँ पे सबसे बड़ी तटीय रेखा वाले 4 देशों के नाम आप जरूर याद रखिए, कभी भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। जो सबसे ज्यादा बड़ी तटीय रेखा वाले देश है, उनका एक देश जो है उसका नाम है आपका क्या, कनाडा। कनाडा के बाद जो दूसरा देश है उसका नाम है आपका क्या, नॉर्वे। पहले ध्यान रखिए, कई बुकों में इंडोनेशिया पे दूसरे पे दे रखा, लेकिन इंडोनेशिया नहीं है, दूसरे पे आपका कौन सा है, नॉर्वे। जो 3rd नंबर पे आता है उसका नाम है आपका क्या, इंडोनेशिया। ये आपका तीसरा सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला देश है। और जो 4th नंबर पे आता है उसका नाम है आपका क्या, रूस। तो कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस, ये 4 सर्वाधिक 4 लंबी तटीय रेखा वाले देश हैं। और अगर कभी आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक सीमा को छूने वाला देश कौन सा है, तो आपको इसका भी आंसर पता होगा। जो चीन है, चीन की जो सीमा लगती है वहां कितने देशों के साथ लगती है, आपके 14 देशों के साथ। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है आपका क्या, कनाडा। और जो मैंने इसमें आपके साथ एक क्वेश्चन लगाया था उसका आंसर होता है आपका क्या, चीन। तो यहाँ पे कनाडा और चीन जो लोग आंसर देंगे उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। वैसे जो 10 का आंसर था वो कनाडा, लेकिन मैंने एक और क्वेश्चन आपके लिए इसमें बोला था, वो दूसरा था आपका कौन सा, चाइना। तो कई लोगों ने आंसर इसका दिया है, कनाडा और चीन। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, अब आपकी स्क्रीन पर प्राकृतिक तटबंध निम्न में से किसके द्वारा निर्मित आकृति मानी जाती है। थोड़ी देर पहले ही आपने इसका आंसर देखा है, वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान, संप्राय मैदान, संरचनात्मक सोपान। ये जो सभी आकृतियां आपकी निर्मित होती है किसके द्वारा होती है, आपके नदी के द्वारा। आपको थोड़ी देर पहले जब मैंने वी आकार की घाटी पढ़ाई थी तब मैंने वहां पे प्राकृतिक तटबंध भी आपके लिए लिखा था। तो जो प्राकृतिक तटबंध का जो निर्माण होता है वहां किसके द्वारा होता है आपका, तो वो होता है आपके किसके द्वारा, आपके नदी के द्वारा। जानते हैं, तो जो भूकंप का मापन किया जाता है वहां किसके द्वारा किया जाता है, तो जो भूकंप का मापन होता है वो होता है आपके किससे, रिक्टर स्केल से। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13, अब आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर बताइएगा। रिंग ऑफ फायर संबंधित है, आप मुझे रिंग ऑफ फायर के बारे में बता दीजिए कि रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है। तो यहाँ पे अगर आप जब ज्वालामुखी और भूकंप का विश्वव्यापी वितरण पढ़ते हो, ध्यान रखिएगा, एक आपको ज्वालामुखी और दूसरा आपका किसका विश्वव्यापी वितरण पढ़ना होता है, आपके भूकंप का। क्योंकि आपने अगर पीएससी की तैयारी की है तो आपने ज्वालामुखी और भूकंप का विश्वव्यापी वितरण पढ़ा होगा। उसमें एक पेटी आती है, उस पेटी का नाम है आपकी क्या, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। परिप्रशांत महासागरीय पेटी, ये जो परिप्रशांत महासागरीय पेटी है, जो अंटार्कटिका का माउंट इरेबस ज्वालामुखी है उससे प्रारंभ होती है। एंडीज पर्वतमाला के सारे ज्वालामुखी, रॉकीज पर्वतमाला के सारे ज्वालामुखी, अलास्का होती हुई इधर आपके जापान, जापान के बाद आपकी फिलीपींस, और इन सभी क्षेत्रों के ज्वालामुखी और संपूर्ण प्रशांत महासागर को इस बीच में ऐसे करके आपके क्या कर लेती है, आपकी कवर कर लेती है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आप पेटी पढ़ते हो परिप्रशांत महासागरीय मेखला, जिसमें आपके सारे ज्वालामुखी और इसी क्षेत्र में आपके भूकंप रोधी क्षेत्र भी यही आते हैं। तो ये जो पूरी एक
रिंग का निर्माण करते हैं, इसको हम बोलते हैं आपकी क्या, फायर ऑफ रिंग या रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये किस किस से संबंधित है, तो एक तो ऑप्शन में आपको दिख ही गया कि ज्वालामुखी से संबंधित है, दूसरा आपको समझ में आ गया कि भूकंप से संबंधित है, और किस महासागर में ये सारी घटनाएं, किस महासागर में इस वलय का निर्माण दिख रहा है आपको ज्वालामुखियों से मिलकर, तो ये वलय का जो निर्माण होता दिख रहा है आपको प्रशांत महासागर में दिख रहा है। तो ये तीन चीज से संबंधित है, जंगल की आग इससे किसी भी प्रकार कोई संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट वाला था कि आपके कॉन्सेप्ट कितने ज्योग्राफी में क्लियर है, तो आप इसका आंसर बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो। तो ये रिंग ऑफ फायर जो संबंधित है भूकंप, ज्वालामुखी और प्रशांत महासागर, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, 1, 2 और 3 सही। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है आपका क्या, ए। अगला क्वेश्चन, ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है, 499 रुपए में आप हमारी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। आप अपने घर बैठ के आसानी से कोरोना के समय में अपना टेस्ट दे सकते हो, अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हो। हमारे नोट्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, अगर आपने नोट्स परचेज किए हैं तो आप लोगों के लिए स्पेशल 100 रुपए का यहाँ पे टेस्ट सीरीज में डिस्काउंट है। जो टेस्ट सीरीज आपको 499 में प्राप्त होगी वो 399 रुपए में आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कोड के प्रयोग का उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे सही उत्तर का आपको चयन करना है। दो सूची आपको दिख रही है, सूची 1 और दूसरी जो सूची है उसका नाम है आपकी क्या, सूची 2। यहाँ पे आप ये जो सूची देखते हो ये ज्वालामुखियों के नाम है, आपको ये बताना है कि ये ज्वालामुखी कौन से है और कहाँ पर स्थित है। जैसे सबनकाया, फिर लिखा आपका माउंट एटना, फिर लिखा आपका कोलिमा, फिर लिखा आपका क्या, मेरापी। तो इन ज्वालामुखियों के बारे में आपको बताना है कि ये ज्वालामुखी कहाँ है और इन ज्वालामुखियों के नाम क्या है। अगर हम यहाँ पे देखें सबनकाया, माउंट एटना, कोलिमा, इन ज्वालामुखियों के बारे में, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इन ज्वालामुखियों की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे सबनकाया ज्वालामुखी की बात करें कि सबनकाया ज्वालामुखी कहाँ पर है। तो ये जो सबनकाया ज्वालामुखी आता है आपका ये पेरू, और ये जो पेरू आता है किस पर्वतमाला के अंतर्गत आता है आपका, एंडीज पर्वतमाला के अंतर्गत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, पेरू। फिर अगर हम बात करें माउंट एटना, जब आप ज्वालामुखी पढ़ते हो तो सिसिली इटली, जब आप इटली के ज्वालामुखी पढ़ते हो तो इटली के ज्वालामुखियों में आपके इसका नाम आता है माउंट एटना ज्वालामुखी, जो कि कहाँ पे आता है आपका, तो ये आता है आपका कहाँ पे, सिसिली इटली में। तो आपका जो दूसरे का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, माउंट एटना, सिसिली इटली। अगर हम कोलिमा ज्वालामुखी के बारे में बात करें तो मेक्सिको का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है उसका नाम है आपका क्या, कोलिमा। और अगर हम मेरापी ज्वालामुखी के बारे में देखें कि जो आपका मेरापी ज्वालामुखी है कहाँ पे आपका, जावा इंडोनेशिया में ये ज्वालामुखी पड़ता है। तो अब आपको इसका आंसर पता चल चुका होगा कि सबनकाया कहाँ पर आता है। तो जो सबनकाया आता है वो कहाँ पे आता है आपका, पेरू में, 2 नंबर फर्स्ट पे आएगा। माउंट एटना तो ये आता है आपका सिसिली इटली में, तो 1 नंबर फर्स्ट पे आएगा। आपको 2 ही विकल्प से आंसर पता चल चुका है, 2 विकल्प में, फर्स्ट में आपका यहाँ पर 2, सेकंड में आपका यहाँ पर 1, और किसी भी विकल्प में आपको 2 और 1 नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, तो यहाँ पे ये जो आप आंसर देखोगे तो यहाँ पर आप जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, 2 मिनट मेरी पीपीटी गड़बड़ हो रही, हाँ ये अब आपका, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, तो इसका आंसर होगा आपका क्या, सी। अब हम अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 15। अब आपकी स्क्रीन पर संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। आपने अभी भी देखा है एक ज्वालामुखी का फोटो 1-2 साल से बिल्कुल खतरनाक तरीके से आपको ट्रेंड में दिख रहा होगा। उस ज्वालामुखी से लगातार उद्गार हो रहे हैं, लगातार लावा निकल रहा है और वो लावा आसपास के क्षेत्रों में फैलता है और अगल बगल के जो जंगल वगैरह उसमें आप में सभी में एक क्या करता है आपका, आग लगा देता है। और अभी भी वर्तमान में हमेशा आपका उद्गारित रहता है, लगातार उससे आपका क्या, लावा निकलता रहता है। तो वैसे हम अगर देखें कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपेक्सी नहीं है, ये इक्वेडोर में आता है, फ्यूजियामा जापान में आता, विसुवियस सिसिली इटली में आता। लेकिन जो किलायू ज्वालामुखी है कहाँ पे आपका, तो ये जो ज्वालामुखी आता है आपका ये कहाँ पे, आपके हवाई द्वीप का। तो जो हवाई द्वीप का किलायू ज्वालामुखी है विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, इससे लगातार ही आपके क्या निकलते रहते हैं, आपके लावा निकलता रहता है। और ध्यान रखिएगा जो हवाई द्वीप आता है वहां किस में आता है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत। तो जो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कभी आपसे पूछा जाए तो ज्वालामुखी का नाम होगा आपका क्या, किलायू। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है।
अगर आप यहाँ पे भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के बारे में देखो कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ हम किसे बोलते हैं, एटना